हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऋषभ की पाठशाला में। आज का हमारा जो वीडियो है वो है बंगाल के नवाब। जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट चल रही है ये उसका ही नेक्स्ट वीडियो है। तो बंगाल के नवाब के बारे में, नवाबों के बारे में हमें पढ़ना क्यों जरूरी है और हिस्ट्री में इनका क्या मतलब योगदान है या रोल है, और अंग्रेजों ने भारत में अपने पैर कैसे जमाए, इस बात की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, बंगाल के नवाब। अगर हम लोग बात करते हैं बंगाल के नवाबों के बारे में, तो सबसे पहले हमें ये बात की जानकारी होना जरूरी है कि बंगाल में नवाबी शुरू कैसे हुई। क्योंकि मुगल शासन चल रहा था और मुगल शासन के बीच में ही सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। तो ये नवाबी का दौर आया कैसे और कैसे क्या हुआ, उस बात की जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा पीछे चल के चीज़ों को जानना ज़रूरी है कि शुरू कैसे हुई नवाबी और फिर क्या क्या कौन कौन नवाब बंगाल के रहे। ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि भारतीय इतिहास में बंगाल का अपना ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ठीक है, इसका क्षेत्र कृषि के लिए अधिक उपजाऊ तथा साथ ही साथ राजनीतिक दृष्टि से भी अत्यधिक सुदृढ़ रहा है। प्राचीन काल से ही भारत पर विदेशी आक्रमण होते आए हैं। विदेशी आक्रमण तो हम लोगों पर भारत पर होते ही रहे, जो कि सारे पश्चिमोत्तर सीमा से हुए। जैसे अगर आप मान के चलते हैं ये इंडिया का मैप है, तो पश्चिम की बात हो रही है, तो आपको पता है ना कि इधर साइड से ही सारे आक्रमण होते रहे हैं। ठीक है, पश्चिम, ये पश्चिमी क्षेत्र है ना, सीमा है, तो इधर से ही सारे आक्रमण हुए हैं। ठीक है, तो वही बात हो रही है कि सारे के सारे आक्रमण कैसे होते रहे हैं, पश्चिम से ही होते रहे हैं। पश्चिमोत्तर सीमा, पश्चिम और उत्तर, इसकी बात कर रहे थे ना, ये उत्तर है ये पश्चिम है और यहाँ से ही सारे आक्रमण हुए हैं। तो वही बात हो रही है कि पश्चिमोत्तर सीमा से ही आक्रमण होते रहे हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, बंगाल की भौगोलिक संरचना इसे भारत के सबसे सुरक्षित क्षेत्र के रूप में दर्शाती है। देखिए, अगर ये इंडिया है तो बंगाल कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो ये क्या है, इधर तो पूरा पानी है, बंगाल की खाड़ी है ना, इधर म्यांमार वगैरह है। तो इधर से आक्रमण नहीं हुए, कभी भी आक्रमण हमेशा इधर से हुआ, इसी वजह से ये सुरक्षित रहा, बंगाल पर आक्रमण कभी नहीं हुआ है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। यह कृषि के लिए साथ साथ विभिन्न सांस्कृतिक एवं राजवंशों का केंद्र रहा है, वहां पे लोग स्थापित करते हुए अपने आप को सुरक्षित समझते थे। परंतु मध्यकाल प्रारंभ होने पर, यानी मिडिवल प्रारंभ होने और मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगमन के बाद उनका ध्यान इस क्षेत्र की ओर गया। ठीक है, पहले सल्तनत काल और बाद में मुगल काल के शासकों ने इस ओर विशेष ध्यान दिया, और बाद में जब यूरोपियन व्यापारियों का आगमन हुआ, अब समझिएगा, अब यूरोपियन यहीं से हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री उसका हमें एस्पेक्ट लेके आना है। तो यूरोपियन व्यापारियों का आगमन हुआ, तो उन्होंने भी इसे अपने व्यापारिक केंद्र बना लिया, बनाने के लिए प्रयास किया। बंगाल में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी शाह सुजा की अनुमति से, याद रखिएगा, बंगाल में यूरोपियंस को यानी ब्रिटिशर्स को जगह देने के लिए शाह सुजा का बहुत योगदान था। इन्होंने ही सबसे पहले इनकी व्यापारिक कोठी सन 1651 में स्थापित कराई थी। कहाँ, बंगाल में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बंगाल की बात हो रही है, भारत की बात नहीं हो रही। भारत में सबसे पहले सूरत में खुली थी, वो अलग बात है, वो चीजें पता चलेंगी आपको। फिलहाल अभी सिर्फ हम बंगाल की बात करेंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो बंगाल में नवाबी शुरू कैसे हुई, इस बात की जानकारी देखते हैं। तो मुगल शासक थे फर्रुखशियर 1717 में। ठीक है, ये औरंगजेब के बेटे हैं। में अंग्रेजों को 3000 रुपए में बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। किसने, फर्रुखशियर ने 3000 रुपए लिए और बंगाल में अंग्रेजों को शुल्क मुक्त, कर से मुक्त कर दिया कि वहां जाओ आराम से व्यापार करो। 1700 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा मुर्शीद कुली खान को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था। तो मुर्शीद कुली खान बंगाल के कौन है, दीवान। किसने नियुक्त किया है, औरंगजेब ने। कब, सन 1700 ईस्वी में। 1707 में औरंगजेब की क्या हो जाती है, मृत्यु। जब तक औरंगजेब का शासन रहा है तब तक मुगल काल खड़ा रहा है। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है वैसे ही मुगल काल, मुगल सल्तनत का डिक्लाइन फेज शुरू हो जाता है वहीं से। तो सब, जैसे ही अंग्रेजों को पता चल जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई है, वैसे ही वो धीरे धीरे अपना व्यापार फैलाने लगते हैं। और मुर्शीद कुली खान भी इस बात का फायदा उठाते हैं और 1717 ईस्वी में फर्रुखशियर ने इसे बंगाल का सूबेदार बना दिया। देखिए, 1700 में इन्होंने इसे दीवान बनाया था, 1717 में इन्हें फर्रुखशियर ने क्या बना दिया, सूबेदार बना दिया। और 1719 में उड़ीसा भी दे दिया गया, किसे, मुर्शीद कुली खान को। अब धीरे से यहीं से क्या हो गई, मुर्शीद कुली खान ने
अलग करके क्या बना लिया, अपना एक अलग ही अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। किससे? मुगल सल्तनत से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और बंगाल में एक नवाब का पद सृजित किया और खुद उस पर आसीन हो गए। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो मुगल किसने शुरू किया ये काम? मुर्शीद कुली खान ने, जो पहले की औरंगजेब ने जिसे बंगाल का दीवान बनाया था और 1717 में फर्रुख शेर ने उसे वहां का सूबेदार बनाया था और उसने उसे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, क्योंकि मुगल काल अब धीरे धीरे ढल रहा था। मुगल सल्तनत धीरे धीरे डिक्लाइन फेज में जा रही थी। ठीक है, तो अब कौन कौन से हुए उनकी एक लिस्ट देख लेते हैं। तो किसने स्थापना तो किसने ही करी है? मुर्शीद कुली खान ने नवाबी की शुरुआत करी, 1717 से 1727 तक रहे। उसके बाद सुजाउद्दीन 1727 से 1739 तक, फिर सरफराज खान 1739 से 1740 तक, फिर अलीवर्दी खान 1740 से 1756 तक, फिर सिराजुद्दौला 1756 से 1757। ये जो हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनके टाइम पीरियड में प्लासी का वॉर हुआ है और इन्होंने काफ़ी, इनके ही टाइम पीरियड में काफ़ी कुछ होगा, तो इसलिए सिराजुद्दौला को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। फिर मीर जाफ़र, मीर कासिम और मीर जाफ़र, फिर से इनका दोबारा आना क्यों जरूरी था, कैसे आए, क्या हुआ, ये फेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 1763 से 1765, क्योंकि इसमें ही 1764 में बक्सर का वॉर और 1765 में इलाहाबाद की संधि, ये दोनों चीजें होंगी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नजीमुद्दीन अली खान, नजाबुत अली खान और अशरफ अली खान और मुबारक अली खान, ये सब अब नाम के ही रह गए हैं, क्योंकि 1765 में जब से इलाहाबाद की संधि हो जाती है तब वहीं से अंग्रेज अपनी पैठ बनाना शुरू कर देते हैं। सिर्फ व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं, वो शासन प्रशासन में अपना योगदान करने लगते हैं, जिससे कि धीरे धीरे उनकी पकड़ और मजबूत होती जाती है। तो आगे देखते हैं कैसा क्या है। तो अब एक एक करके एक एक के शासन में कैसा क्या हुआ वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, मुर्शीद कुली खान 1717 से 1727 तक बंगाल के नवाब रहे। मुर्शीद कुली खान के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद या मकसूदाबाद ले जाना थी। तो अब मुर्शीद कुली खान है तो कहाँ लेके जाएंगे? मुर्शिदाबाद ही लेके जाएंगे। तो मुर्शीद कुली खान ने ढाका से क्या कर दी? मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर दी, क्या राजधानी। इसका कारण अजीमुशान से उसका मतभेद था। इसके समय 3 जमींदारों का विद्रोह हुआ। ये सब कोई ज्यादा मायने से विद्रोह उस समय चलते रहते थे। इसके मृत्यु के बाद अगला नवाब इसका दामाद सुजाउद्दीन बना। याद रखिएगा, इनका लड़का नहीं है। कौन है सुजाउद्दीन? मुर्शीद कुली खान का दामाद है। तो 1727 से, देख लीजिए, 1727 से 1739 तक सुजाउद्दीन बनेंगे। ठीक है, सुजाउद्दीन 1733 से ईस्वी में बिहार को भी अपने अधीन कर दिया गया। 1700, ठीक है। इसी ने अलीवर्दी खान को बिहार का नायब सूबेदार नियुक्त किया, जो आगे चलकर बंगाल का नवाब भी बनेगा। किसने? सुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खान को बिहार का नायब सूबेदार बनाया है और आगे चल के यही क्या बन जाएगा? अलीवर्दी खान, अभी मैंने लिस्ट में दिखाया था, आगे चल के यही क्या बनेगा? बंगाल का एक नवाब भी बनेगा। ठीक है, कुछ खास घटना हुई नहीं, मैंने बताया मेन घटना जो होगी वो उन्हीं के समय होगी। आगे चलते हैं। सरफराज सिर्फ 1739 में सुजाउद्दीन के बाद उसका पुत्र सरफराज बंगाल का नवाब बना। उसके पिता के द्वारा बिहार के नायब सूबेदार नियुक्त किए गए अलीवर्दी खान ने इसके समय विद्रोह कर दिया। देखो, किया अलीवर्दी खान ने, क्या कर दिया? विरोध कर दिया। और सरफराज को 1740 में हुए गिरिया युद्ध में सरफराज हार गया और मार डाला गया। किसने मरवा दिया? अलीवर्दी खान ने। अब कौन बन गया बंगाल का नवाब? अलीवर्दी खान। जबकि सरफराज के पिता ने ही उसे नायब सूबेदार, लेकिन अब है, चलते रहते थे पहले ये सब। तो फिर अब कुल मिला के कौन बन गया? 1740 से 17, देख रहे हैं आप लोग, 16 साल नवाबी किसके पास रही? अलीवर्दी खान के पास। सने अंग्रेजों को स्थायी दुर्ग बनाने के, इसने इसने अंग्रेजों को स्थायी दुर्ग बनाने की, कि ठीक है भैया तुम अपना एक फिक्स अड्डा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें स्थायी दुर्ग बनवा दिए। ठीक है, उसके बाद इनकी 3 पुत्रियां थीं, परंतु इसके तीनों दामाद इसके सामने ही खत्म हो चुके थे। इसके बाद इसकी सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था कौन? सिराजुद्दौला। अब यही बनने वाले हैं नवाब, क्योंकि इसलिए इनके बारे में बता रहे हैं। नवाब बना। अब देखो 1756 बीत चुका है। अब इसने यूरोपियों की तुलना, किसने? इन्होंने, यही जो थे अभी, इसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है और कहा है यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो ये शहद देंगे और यदि छेड़ेंगे तो काट काट कर मार डालेंगी। तो ये अपना आराम से कहा भैया जो तुम्हें करना करो, हम तुम्हें नहीं छेड़ेंगे, तुम हमें ना छोड़ो। अंग्रेजों ने इन्हें नहीं छेड़ा, इन्होंने अंग्रेजों को नहीं छेड़ा, स्थायी दुर्ग बनाने की अनुमति मिली गई तो उन्होंने अपने
स्थायी अड्डे बना लिए और आराम से अपना व्यापार और धीरे धीरे शासन प्रशासन में अपना दखल शुरू कर दिया था। ठीक है, अब जो होने वाला है वहीं से भारतीय इतिहास में अंग्रेजों की पकड़ मजबूत होती चली जाएगी। कैसे क्या होगा देख लेते हैं। सिराजुद्दौला 1756 में बनते और 1757 में खत्म हो जाते, क्योंकि ये अंग्रेजों के खिलाफ थोड़ा सा जाएंगे तो वहीं पे युद्ध में मारे जाएंगे। ठीक है, तो कैसे क्या है, अब यहाँ से देखिए वो लोग कैसे शासन प्रशासन में आ रहे देखिए। और ये भी ध्यान दीजिएगा आप, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इनके ये महत्वपूर्ण फेज रहा है इतिहास में जहाँ से अंग्रेजों ने अपनी पकड़ मजबूत की है। इससे इसके नाना अली वर्दी खान ने पहले ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो बंगाल के नवाबों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना इसी काल में हुई है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो कि भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। अब कौन कौन सी घटनाएं हैं वो याद रखिएगा। कौन है नवाब इस समय? सिराजुद्दौला। 1756 से 1757, सिर्फ 2 साल का ही इनका कार्यकाल भी है। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। 15 जून 1756 को कलकत्ता पर आक्रमण कर फोर्ट विलियम पर अपना अधिकार कर लिया। किसने? सिराजुद्दौला ने। अंग्रेजों ने भागकर फुल्टा द्वीप पर शरण ली। फुल्टा द्वीप पर अंग्रेज भाग गए। अब इसने अंग्रेजों पर ही आक्रमण कर दिया और नाना इनके कह रहे थे कि इनको ना छेड़ो, लेकिन ये ना माने, भैया छेड़ दिया। छेड़ा तो भाग के फुल्टा द्वीप में छिपा जाके। 20 जून 1756 की रात को सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को 18 फुट लंबी व 10 फुट चौड़ी एक अत्यंत तंग कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन जब उसे खोला गया तो मात्र 23 लोग ही जिंदा बचे थे। 146 बंद किए थे, 23 ही बचे, यानी 123 मर गए। इससे हॉलवेल भी शामिल थे, जिन्होंने इस घटना के बारे में जानकारी दी। इसी घटना को इतिहास में ब्लैक होल की घटना कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत पेपर में पूछा जाता है कि ब्लैक होल की घटना किसके शासन में हुई। तो याद रखिएगा, बंगाल के नवाब उस समय सिराजुद्दौला थे, उनके टाइम पीरियड में ही ये घटना हुई है। अब इसके बाद ब्लैक होल की घटना फेमस भी है। क्या हुआ था? अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था। कहाँ? फोर्ट विलियम में। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण युद्ध, प्लासी प्लासी का युद्ध। बहुत पेपर में पूछा जाता है कब हुआ, तो 23 जून 1757 में क्या हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। अब प्लासी का युद्ध क्या था देख लेते हैं। इस युद्ध में मीर जाफर ने पद की लालसा में सिराजुद्दौला और देश को धोखा दिया और अंग्रेजों से मिल गया। सिराजुद्दौला को धोखा किसने दिया? मीर जाफर ने। मीर जाफर चक्कर में थे कि हम नवाब बन जाएं, जाके मिल गए अंग्रेजों से मिल गए, तो उनको मिल गई सिराजुद्दौला के बारे में जानकारी। और एक बात ध्यान दीजिएगा, अंग्रेज चिढ़े तो थे ही किससे? सिराजुद्दौला से। क्यों? क्योंकि वो वाली घटना आपने ब्लैक होल वाली देखी ली है। तो देश को धोखा दिया और अंग्रेजों से मिल गए। अब जब मिल गए तो सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद भाग के गए। वहां मीर जाफर के बेटे मीरन ने मोहम्मद बेग के हाथों इसकी हत्या करा दी। मीर जाफर के बेटे मोहम्मद बेग के द्वारा किसकी हत्या हो गई? सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी। तो ऐसे नहीं मारे गए सिराजुद्दौला, इनको धोखे से मरवाया गया। किसने मरवाया? मीर जाफर ने। ठीक है, युद्ध के बाद कंपनी को 24 परगनों की जिम्मेदारी मिल गई। अब देखो, स्थायी दुर्ग बन चुका है पहले ही। अब अली वर्दी खान के टाइम स्थायी दुर्ग बन चुका था, अब 24 परगने की जिम्मेदारी मिल गई। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब चूंकि ये इसी शर्त पे बने थे कि किसको सपोर्ट करेंगे? अंग्रेजों को। तो अब अंग्रेजों को और ज्यादा शासन प्रशासन में जगह मिल गई। तो प्लासी के युद्ध से अंग्रेज शासन में आने लगे धीरे धीरे। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। मीर जाफर 1757-1760 तक रहे। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के बदले इसे बंगाल का नवाब बना दिया गया। कोई दिक्कत नहीं, बन गए भाई। मीर जाफर अंग्रेजों की लगातार बढ़ती धन की मांग पूरी नहीं कर पाया। भाई वो इनके ऊपर दबाव डालते थे, ये उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं, दबाव तो पड़ेगा ही। अतः बंगाल के गवर्नर विंस्टार्ट ने नवाब को बदलने का निश्चय कर लिया और मीर कासिम को एक समझौता किया। अब मीर कासिम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, नया कैरेक्टर। इसके तहत मीर कासिम को नवाब बनाए जाने के बदले कंपनी को बर्धमान, मिदानपुर और चटगांव की दीवानी प्रदान करना तय हुआ। फिर मीर जाफर को हटाकर 15,000 मासिक का पेंशन बनाया। किसने बनाया था मीर जाफर को? खुद तो लड़के जीते रही थे, किसने बनाया था? अंग्रेजों ने। उन्होंने कहा चलो बेटा तुम्हारा काम, टाइम पीरियड पूरा हो गया। तो उन्हें 15,000 की मासिक पेंशन भोगी बना के हटा दिया और नया किसे बना दिया? मीर कासिम को नया नवाब बना दिया। ठीक है, अब अंग्रेज देखिए शासन में आ चुके हैं। अब वो जिसे चाह रहे हैं उसे बना रहे हैं नवाब, जिसे चाह रहे हैं उसे हटा रहे हैं। अभी आगे चलकर एक कुछ होने वाला है जहां से अंग्रेज पूर्ण रूप में अपना कंट्रोल ले लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसा क्या होने वाला है। देखते रहिए कि स्टोरी की तरह चल रहा है। फिर मीर कासिम आते हैं 1760 से 1763, 3 साल के लिए इनका भी है टाइम पीरियड।
इसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की, क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रों और अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचना चाहता था। उसने कहा यहाँ रहेंगे ये लोग, टंटा किए रहेंगे, यहाँ से उठाते हैं अपना बोरिया बिस्तर, वहां चलते हैं। तो ये मुर्शिदाबाद से कहाँ चले गए, मुंगेर चले गए। मुंगेर में मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रों और अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए चले गए भैया। उसने बंगाल की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए बहुत प्रयास किए। उसके सराहनीय कार्यों से अंग्रेज उससे ईर्ष्या करने लगे। अरे बंगाल सुधर रहा है, अंग्रेजों को समस्या हो गई, समस्या हो गई। अब समस्या है, असंतुष्ट हो गए। किसने बनाया है, अंग्रेजों ने। तो अब किसे हटा देंगे, मीर कासिम को। मीर कासिम भैया को फिर से हटा दिया गया कि भैया तुम हटो, अपना पुराना वाला आदमी सही था। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेज अधिकारी एलिस ने पटना पर आक्रमण का अधिकार कर लिया। तभी कासिम ने पटना पर आक्रमण किया और अंग्रेजों को बंदी बना लिया। इससे अंग्रेज नाराज हो गए और जुलाई 1763 में फिर मीर जाफर को नवाब घोषित किया, क्योंकि तब बोले चलो वो कमा के नहीं दे रहा था लेकिन हमारी बात तो सुन रहा था, तुम तो हमारी बातें नहीं सुन रहे हो। तो इनको क्या किया गया, हटा दिया गया और मीर जाफर को फिर से क्या बनाया गया, बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया। अब मीर जाफर फिर से बन गए। अब फिर से एक महत्वपूर्ण फेज आया है मीर जाफर के टाइम पे, 1763 से 1765। अब मीर जाफर बनाए गए तो उन्होंने कहा यार पिछली बार बनाया था फिर बीच में हटा दिया था, ऐसा करते इस बार कुछ गड़बड़ कर देते हम भी। तो इन्होंने पिछली बार क्या किया था, अंग्रेजों से मिल गए थे, इस बार कहीं और मिलने जाएंगे। पटना की घटना के बाद मीर कासिम और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छिड़ गया। मीर कासिम के कहने पर भी अंग्रेजों ने युद्ध नहीं रोका, तो उसने सभी अंग्रेज बंदियों की हत्या करवा दी। मीर कासिम ने करवाई है, ठीक है। अब मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला अलग थे, याद रखिएगा, ये सुजाउद्दौला है। अवध के नवाब कौन है, सुजाउद्दौला के पास पहुंचे और वहां मुगक मुगक नहीं मुगल मुगल शासक शाह आलम द्वितीय भी थे। अब देखिए तीन लोग हो गए हैं, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और मुगल शाह आलम द्वितीय। इस प्रकार तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। 22 अक्टूबर 1764 में हेक्टर मुनरो, इंपॉर्टेंट नाम है, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, कब, 22 अक्टूबर 1764 में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और इन तीनों की संयुक्त सेना के बीच बक्सर का युद्ध हुआ। इतिहास में बहुत फेमस है बक्सर का युद्ध। यहाँ से बंगाल का शासन शिफ्ट हो गया किसके पास, सीधे सीधे अपना अंग्रेजों के पास। बक्सर का युद्ध हो गया। अब यहाँ से सिर्फ बंगाल का ही शासन नहीं शिफ्ट हुआ, यहाँ पिछली बार बंगाल का शासन तो प्लासी वॉर में ही हो गया था। बंगाल के अलावा यहाँ पर बक्सर वॉर से, क्योंकि इसमें कौन भी शामिल है, मुगल शासक भी शामिल है, तो भैया सेंट्रल में भी आ गए। समझिए आप कि मुगल शासन जहाँ तक था वो भी जब हार जाएंगे, तो जब वो हारेंगे तो समझिए जो नॉर्थ इंडिया में जहाँ जहाँ पर मुगल शासन है वहाँ वहाँ भी कौन शासन में आने लगेगा, अंग्रेज आने लगेंगे, ठीक है। तो हुआ क्या, ये लोग लड़े और लड़ने में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना तीनों संयुक्त युद्ध हुआ। बक्सर में युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हो गया, जिसमें अंग्रेज क्या हो गए, जीत गए। जब अंग्रेज जीत गए, तीनों सेना हार गई। तो जब हार गई तो अब तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, या तो वो तुम्हें मार देंगे, नहीं तो तुम अंग्रेजों से क्या कर लो, संधि कर लो। जब 1764 में बक्सर वॉर हुआ, इसीलिए फिर बाद में 1765 में अब क्या होगी, इलाहाबाद की संधि होगी। कहाँ की संधि, इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। याद रखिएगा 1764 में बक्सर वॉर हुआ है, उसी के कारण जब तीनों लोग हार जाएंगे तो 1765 में क्या होगी, इलाहाबाद की संधि होगी। अब आगे देख लेते हैं। नजमुद्दौला 1765 से 1766 तक। फरवरी 1765 में मीर जाफर के अल्पवयस्क पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। ये बंगाल का अंतिम नवाब था। इस समय अंग्रेजों ने लगभग सभी अधिकार अपने पास रखे हैं। अब उन्होंने क्या कर लिया, सारे के सारे जो भी पावर थी सब अपने पास रखी। तुमसे कहा तुम बस भैया पैसा लो, खाली नाम के लिए बने रहो, बाकी तो आना। और नवाबी उसके बाद काफी दिन तक चलती रही, लेकिन शासन एक्चुअल में कौन करता था, अंग्रेज, ठीक है। बक्सर युद्ध के बाद बक्सर युद्ध के बाद क्लाइव पुनः बंगाल का गवर्नर बनकर भारत आया। कौन, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। उसके दृष्टिकोण से अभी बंगाल की सत्ता संभालना उचित नहीं था। बस बंगाल पूरा मत लो, नवाबी करने दो, पर इनडायरेक्टली शासन करो, ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, मुगल सम्राट बंगाल के नवाब अवध के नवाब की संधि की। इस संधि को प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। 1765 वाली संधि, इलाहाबाद संधि आ गई है ये, ठीक है। वही 1765 में संधि हो रही है, उसमें क्या निम्नलिखित, प्रशासनिक अधिकारियों की कमी। क्यों नहीं लिया, संधि क्यों कर ली, हटा सकते थे सीधे खुद स्थापित कर ना, उन्होंने करना पूरा भी हम नहीं संभाल पाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा, इन्हीं लोगों को रहने दो, इनसे काम कराते हैं, चलो कुछ एक ट्रीटी कर लेते हैं, ठीक। इलाहाबाद ट्रीटी की बात हो रही 1765
5 प्रशासनिक अधिकारियों की कमी थी। कंपनी के डायरेक्टर किसी प्रकार के विस्तार के विरुद्ध थे। सत्ता संभालने के लिए प्रतिद्वंदी डच फ्रांसीसी पुर्तगाल शक्तियों का एक-एक कर सकते थे। मुगल सम्राट की प्रतिष्ठा अभी भी कायम थी, सभी जिस कारण भारतीय शक्तियों को एक हो सकती थी। क्लाइव ने मुगल सम्राट और अवध के नवाब से दो अलग-अलग इलाहाबाद की संधियां की। इलाहाबाद की संधि एक, इलाहाबाद की संधि थी दो। 1-2 महीने का डिफरेंस था, दोनों लोगों से अलग-अलग थे। ठीक है, उसके बाद बंगाल में दो और नवाब तो कई सारे हुए, सैफुद्दौला, मुबारकुद्दौला। उसके बाद 1773 में कुछ होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है। क्या होगा ये सब जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। उसमें आपको इलाहाबाद ट्रीटी के बारे में बताया जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पूरा टॉपिक अवध में होने मतलब अवध के सभी नवाबों के बारे में आपको सही जानकारी मिल गई हो और एक कहानी की तरह आपने चीज़ों को सीख लिया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब जानेंगे कि 1773 में क्या हुआ था और आगे के अपनी इलाहाबाद ट्रीटी में भी क्या क्या पॉइंट्स थे, वो सभी कुछ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।